जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं आज साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है आपके पेपर में। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बायो से है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण एक है। प्रकाश संश्लेषण एक है। प्रकाश संश्लेषण एक है तो किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शंस का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए आपका है परवलयिक प्रक्रिया, बी है फोटोकेमिकल प्रक्रिया, सी है उभयचर प्रक्रिया, डी है कैटाबोलिक प्रक्रिया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। फोटोकेमिकल प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में बाबू फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है बाबू, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है। तो यहाँ पे बात की जाए बाबू ऑप्शंस का तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बाबू, ऑप्शन नंबर ए है बाबू आपका एस्टोमाटा, बी है रक्षाकाय, सी है क्लोरोफिल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है एस्टोमाटा, जिसका हिंदी होता है रंध्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है एस्टोमाटा या रंध्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बाबू प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, बी है पानी के अणु को तोड़ने के लिए, सी है ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। बात किया जाए यहाँ पे ऑप्शन का तो बाबू ऑप्शन नंबर अगर क्लोरोफिल उत्तरदायी है तो ऑप्शन नंबर ए बाबू प्रकाश के कणों को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल का मुख्य काम बाबू, जिस प्रकार से रक्त में हीमोग्लोबिन का काम है बाबू ऑक्सीजन का वहन करवाना, उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का काम है बाबू प्रकाश के कणों को अवशोषित करना। इसके साथ ही चलिए बाबू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, जो इस पर के पेपर में रहने वाला है। कह रहा है कि मानव ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी है। तो देखिए बाबू मानव में ज्ञान इंद्रियों की संख्या 5 होती है। मानव में ज्ञान इंद्रियों की संख्या 5 होती है। जैसे कि आप लोग बता दें आप लोग को बाबू कि एक होता है आपका आँख, कान, नाक और एक होता है आपका त्वचा। चलिए देखते हैं बाबू, और एक होता है आपका जीभ। कह रहा है अगला क्वेश्चन बाबू कि निम्न में कौन सा ग्राही ज्ञानेंद्रिय गंध का पता लगाता है। तो गंध का बाबू पता लगाने के लिए उत्तरदायी है आपका घ्राण संवेदी ग्राही। ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन है ए शब्द संवेदी ग्राही। शब्द संवेदी ग्राही बाबू बोलने के लिए उत्तरदायी है। रस संवेदी ग्राही ये स्वाद के लिए उत्तरदायी है। घ्राण संवेदी ग्राही आपका बाबू निम्न में से गंध का पता लगाता है। या और अगला है दृश्य संवेदी ग्राही जो कि देखने के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफ़ी मस्त आ रहा है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका के किस भाग में किसी सूचना को उपार्जित की जाती है। ए है केंद्रक, बी है द्रुमिका, सी है कोशिकाएं, डी है तंत्रिका कक्ष एक्सॉन। ऑप्शन का बात किया जाए बाबू तो ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है द्रुमिका, सी आपका है बाबू, सी है आपका कोशिकाएं, डी है तंत्रिका कक्ष यानी कि एक्सॉन। और बात किया जाए बाबू राइट आंसर का तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि फूलों का कौन सा भाग बाबू फल में परिवर्तित होता है। फूलों का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन का बात की जाए ऑप्शन ए अंडाशय, बी पुंकेसर, सी स्त्रीकेसर, डी है बीज। तो बीज तो बाबू फल बनने के बाद में निर्मित होता है। इससे पहले अगर बात की जाए ऑप्शन का तो स्त्रीकेसर, पुंकेसर और अंडाशय। यहाँ पे बात किया जाए बाबू देखिए, अब जैसा कि अभी हम क्लास में बता रहे थे आप लोग को, ऑप्शन में अगर बाप होता है तो बेटा को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यहाँ पे अंडाशय बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है आपका। ठीक है, अगर अंडाशय यहाँ पे नहीं होता तो स्त्रीकेसर आप मार सकते थे। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसाएगा, लेकिन फंसना नहीं, हम लोग को तोड़ना है क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि फूल के नर जनन अंग, फूल का नर जनन अंग है। ऑप्शन ए है पुंकेसर, बी है स्त्रीकेसर, सी है वर्तिकाग्र, डी इनमें से कोई नहीं। बात किया जाए बाबू ऑप्शन का तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, पुंकेसर। नर भाग होता है पुंकेसर, नर भाग में इसमें सम्मिलित होते हैं, एक होता है तंतु और दूसरा होता है परागकोश। अगर यहीं पे बाबू बात किया जाए नर युग्मक का कि पुष्प में नर युग्मक क्या होता है, तो पुष्प में नर युग्मक बाबू परागकण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूल का मादा जनन अंग है, यानी कि फूल का मादा जनन अंग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, स्त्रीकेसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव में लक्षणों की वंशागति नियम का प्रतिपादन किसने किया था बाबू? वंशानुगत नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मेंडल के एक संस्करण प्रयोग में F2PD में लंबे तथा बौने, मेंडल के एक संस्करण प्रयोग में F2PD के लंबे तथा बौने पौधों का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है? तो देखिए बाबू लक्षण प्रारूपी अनुपात का अगर बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए है 1:2:1, बी है 1:3, सी है 2:1, डी है 3:1। और बात किया जाए बाबू यहाँ पे आंसर का, तो आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 3:1 बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के एक संस्करण प्रयोग में F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी, देखिए पहला क्वेश्चन था आपका लक्षण प्रारूपी अनुपात, अगला है आपका जीन प्रारूपी अनुपात क्या है? तो जीन प्रारूपी अनुपात जो होता है बाबू 1:2:1 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो देखिए किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण एवं अजैव संयुक्त रूप से बाबू उनको कहा जाता है परितंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में जैव घटना का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो है बाबू, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर बता दे रहे हैं डायरेक्ट आप लोग को। ऑप्शन आपका कह रहा है कि परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन कहने का मतलब यानी कि कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है आपका वर्षा, बी है ताप, सी है मृदा, डी है पादप। यानी कि 14 क्वेश्चन नंबर 14 का बाबू ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिसमें बाबू डी में दिया गया है आपको पादप। डी में दिया गया बाबू पादप यानी कि पौधे। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए देखते हैं, अगर दिक्कत होगा तो बाबू कमेंट करके बता सकते हैं या कॉल कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू कि परितंत्र में अजैव घटक का उदाहरण है। बात किया जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, बी है वायु, सी है बाबू घास, डी है मेढक। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक अपघटन द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अपर्दन, बी है अजैव निम्नीकरण, सी है आपका बाबू जैव निम्नीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता यानी कि जीवों में विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ है बाबू? तालाब, ए है वन, बी है तालाब, सी है खेत, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बाबू ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संरक्षण का मुख्यतः उद्देश्य है। यहाँ पे भी बाबू ऑप्शन आपका मिस हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है ऑप्शन का बात की जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक संसाधन का कम उपयोग, बी है बाबू जैव विविधता को संरक्षित करना, सी है उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करना, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि बात की जाए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है बाबू। जिस ऑप्शन में है बाबू जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करना, जैव विविधता को संरक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 जनवरी, बी है 5 मार्च, सी है 5 मई, डी है 5 जून। ऑप्शन नंबर डी बाबू बिल्कुल सही है, 5 जून। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पर्यावरण में कचरा निपटाने के लिए किस तरीके का उपयोग कर सकते हैं? तो आप देखिए बाबू, कचरा निपटाने के लिए बहुत सारे तरीके का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ जिसमें बाबू आपका है एक, पहले तो जो वैसे पदार्थ हैं जो गलते नहीं हैं उनका कम उपयोग करके, बी उनका रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण करके, और सी आपका आप उनको पुनः उपयोग करके, और डी ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें सभी। तो यहाँ पे बाबू बात किया जाए ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन के हिसाब से बाबू क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का बाबू कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 21 नंबर, कार्बोहाइड्रेट पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है। ऑप्शन ए का बात किया जाए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन ए देखिए शर्करा, बी ग्लाइकोजन, सी स्टार्च, डी माल्टोज। तो बात किया जाए बाबू राइट ऑप्शन का, तो बात किया जाए बाबू यहाँ पे राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट बाबू। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, स्टार्च। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बाबू जिस तत्व का उपयोग किया जाता है उस तत्व का नाम बाबू नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका संकेत बाबू एन होता है और परमाणु संख्या आपका 7 होता है। नाइट्रोजन का संकेत एन होता है और परमाणु संख्या 7 होता है। बात किया जाए संयोजकता का, तो इस तत्व का संयोजकता 3 होता है। चलिए अगला देखते हैं बाबू हम लोग। अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि पाचन के बाद प्रोटीन कौन सा पदार्थ बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, सी है स्टार्च, बी है स्टार्च, सी है अमीनो अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। और बात की जाए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन बाबू, जो इस बार के पेपर में फिक्स है कि रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस बार रहने वाला है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। काफ़ी मस्त क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन बाबू। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए ध्रुमिका, जो कि बाबू इंग्लिश में इसको डेंड्राइट्स बोला जाता है, जो कि इसका हिंदी शाखा होता है, जो न्यूरॉन के साइटोन वाले भाग से निकला होता है और नीचे एक्सॉन बल्ब से निकला होता है। और बी है आपका सिनैप्स, सी है एक्सॉन, डी है आवेग। तो जब बाबू दो तंत्रिका कोशिका आपस में मिलते हैं और दोनों का डेंड्राइट्स आपस में जुड़ता है, उनके बीच के मध्य खाली स्थान को बाबू सिनैप्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती हैं? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? ए चेतना के रूप में, बी आवेग के रूप में, सी उद्दीपन के रूप में, डी संवेदना के रूप में। तो देखिए बाबू ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर यही बाबू बात किया जाता कि मस्तिष्क में सूचनाएं किस रूप में पहुँचती है, तो वो विद्युतीय आवेग के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त है बाबू, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क या कोई भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन का बात किया जाए, थोड़ा सा दिल थाम के ऑप्शन सुनिएगा, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी बवाल मचाने वाला है बाबू। ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सी हृदय स्पंदन के लिए, डी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बाबू सभी कार्यों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अगर बाबू मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है तो शरीर का संतुलन भी खराब होता है। हृदय स्पंदन भी बाबू, जब कोई ज़्यादा सोच लेता है तो हृदय धड़कन क्या होती है बाबू, बढ़ जाती है। और कभी कभी अब सोचने के लिए तो बाबू मानव मस्तिष्क ही उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बाबू काफ़ी मस्त क्वेश्चन, फूल के बाहरी भाग को कहा जाता है, फूल का बाहरी भाग है ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी तंतु,
डी पंखुड़ी। अगर बात की जाए बाबू ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, पंखुड़ी। अगला क्वेश्चन है बाबू पुंकेसर के किस भाग में परागकण उपस्थित होते हैं। काफी मस्त क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है। देखिए बाबू पुंकेसर के किस भाग में परागकण उपस्थित होते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए तंतु। तंतु में तो कुछ उपस्थित होता नहीं है, तंतु एक बाबू लाइन होता है जो कनेक्ट करता है। बी है आपका बाबू परागकोश, यहाँ पे बाबू परागकोश में ही परागकण उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और अंडाशय में बाबू अंडाणु उपस्थित रहता है। और सी है वर्तिकाग्र जो कि पुष्प का मादा भाग है। चलिए अगला देखते हैं बाबू। कह रहा है कि स्त्रीकेसर का कौन सा भाग बाबू पुष्पासन पर अवस्थित होता है। ऑप्शन ए का बात किया जाए बाबू बीजांड, बी भ्रूणकोश, सी अंडाशय, डी बाह्यदल। तो बाह्यदल पुंज तो बाबू पुष्पासन के बाहर रहता है, बाहरी वाले भाग को बाह्यदल पुंज कहा जाता है, जो कि कलिक्स से ढका होता है। और यहाँ पे बात किया जाए बाबू ऑप्शन का, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है बाबू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बाबू यहाँ पे, अंडाशय। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि मेंडल के द्विगुण संस्करण प्रयोग में F2PD, द्विगुण संस्करण कर रहे हैं यहाँ पे, द्विगुण यानी कि हाइब्रिडेशन का बात कर रहा है बाबू। द्विगुण संस्करण प्रयोग में F2PD से प्राप्त लंबे और छोटे पौधों का प्रारूपी अनुपात क्या है। अगर बात की जाए बाबू 1:2:1 का, तो ये आपका जीन प्रारूपी अनुपात है। 1:3 कोई अनुपात नहीं होता है। 3:1 का बात की जाए बाबू तो ये आपका लक्षण प्रारूपी अनुपात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कुछ बवाल क्वेश्चनों के साथ।